नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चीन के संविधान की विशेषताओं को आगे पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था चीन के संविधान की विशेषताएं। चीन का संविधान जो कि साम्यवाद पर आधारित है, जिसका मुख्य आधार जिसकी व्यवस्था का मुख्य जो सिद्धांत है वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद है। जनवादी गणराज्य जो है वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद की व्यवस्था या सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें हमने देखा चीन में लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र केंद्रवाद के अंतर्गत संचालित होता है या केंद्रवाद के सिद्धांत के अंतर्गत लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। हर स्तर पर वहाँ पर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेसों की स्थापना की गई है, विधानसभाओं की स्थापना की गई है, जिसमें जनता को हर स्तर पर शासन व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार है। लेकिन हर उच्च स्तर की जो संस्था है वो नीचे की संस्था पर नियंत्रण रखती है, उसके नीचे वाली संस्था ऊपर वाली संस्था के नियंत्रण में रहकर कार्य करती है। तो चीन की व्यवस्था का आधार यही है। तो इसमें हम देखें तो लोकतंत्र नहीं के बराबर है और केंद्रवाद ज़्यादा है। तो वर्तमान चीन की व्यवस्था उसी सिद्धांत पर, उसी विचारधारा पर चलती है। अब हम आगे बढ़ेंगे चीन के संविधान की विशेषताएं और एकात्मक शासन प्रणाली। चीन विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद भी चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन प्रणाली में जो शासन व्यवस्था है सारे देश की, वो एक ही केंद्र से संचालित होती है। तो चीन में भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। हालांकि शासन की सुविधा के लिए समस्त चीन को विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों में बांटा गया है, जिसमें प्रांत, स्वायत्त शासित प्रदेश, केंद्र सरकार के नगर निगम, विभिन्न जनपद, जिला, स्वायत्त शासित जिले, नगरों में संपूर्ण चीन को बांटा गया है। और उस आधार पर लेकिन ये सभी जो स्थानीय निकायाँ हैं, जो प्रादेशिक संस्थाएं हैं, इकाइयाँ हैं, ये एक केंद्र से चीन की जो केंद्र की सरकार है उसी से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती है और उन पर उसका नियंत्रण रहता है। तो इस प्रकार चीन एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। अगली विशेषता है 9वीं, नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का प्रतिपादन। चीन के नए संविधान में 1982 के संविधान में अध्याय 2 में अनुच्छेद 33 से 56 तक में चीन के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं वो 4 भागों में हैं, जिसमें आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार। तो इन अधिकारों में, आर्थिक अधिकारों में जैसे काम करने का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, विश्राम का अधिकार है, बुढ़ापे, बीमारी या फिर अशक्तता की स्थिति में बीमा पाने का अधिकार है। राजनीतिक अधिकारों में हम देखें तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार है। नागरिकों को अधिकार है कि वो सरकारी अधिकारी या जो कर्मचारी उसके खिलाफ शिकायत कर सके, इसकी स्वतंत्रता नागरिकों को है। तो इस प्रकार सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों में हम देखें तो शिक्षा पाने का अधिकार, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र में सृजन का अधिकार आदि स्वतंत्रताएं चीन के नागरिकों को मिली हैं। कई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं भी चीन में नागरिकों को प्राप्त है, जिसमें भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, हड़ताल वगैरह है, किसी भी सभा, सम्मेलन, प्रदर्शन करने की विभिन्न व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं चीन के संविधान में वहाँ के नागरिकों को प्राप्त है। तो संविधान में अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के लिए कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वो संविधान का और कानूनों का पालन करे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे। सबसे बड़ा कर्तव्य सेना में भर्ती हो, भर्ती के लिए सदैव तैयार रहें, करों का भुगतान करें और आक्रमणों का हमेशा प्रतिरोध करे। तो इस प्रकार चीन के संविधान में नागरिकों के लिए सेना में भर्ती होने का जो दायित्व है वो एक बहुत बड़ा दायित्व है और उस आधार पे नागरिकों का अधिकार हो, नागरिकों के कर्तव्यों का क्षेत्र बढ़ जाता है। 10वीं विशेषता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। चीन के नए संविधान में जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवाद पर आधारित होगी। कि चीन में उत्पादन के साधनों की जो व्यवस्था है वो 2 प्रकार से की गई है नए संविधान में, कि संपूर्ण जनता द्वारा समाजवादी स्वामित्व होगा और श्रमिकों द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार हम देखें तो एक व्यक्ति एक दूसरे का शोषण नहीं करे, उस प्रकार चीन में सामूहिक स्वामित्व की
उत्पादन और जो कृषि के जो साधन है उस पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था की गई है। नए संविधान में अर्थव्यवस्था का जो समाजवादी क्षेत्र है वो राजकीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो काफ़ी विशाल और व्यापक है। विभिन्न जो उद्योग धंधे हैं जैसे खनिज पदार्थ उद्योग, व्यापार, वन संपदा, यातायात आदि सभी राजकीय नियंत्रण में संचालित किए जाते हैं। तो इस प्रकार भूमि का भी राष्ट्रीयकरण राज्य को करने का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है, जो कृषि है, जो श्रमिक जो व्यवस्था है वो सामूहिक स्वामित्व में आती है। तो इस प्रकार चीन की अर्थव्यवस्था एक तरह से समाजवादी ढांचे पर आधारित है। लेकिन चीन के संविधान में समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कही गई है, लेकिन 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हम देखें तो चीन में एक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाते हुए उस अर्थव्यवस्था को थोड़ा खुले व्यापार की ओर, मिश्र बाजार अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख किया गया, उदारीकरण की ओर उन्मुख किया गया। तो आज हम देखें तो अर्थव्यवस्था मिश्रित टाइप की हमें दिखती है, जिसमें बाजारी अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण स्थान है। चीन की अर्थव्यवस्था में आज स्वतंत्र व्यापार को, खुले व्यापार की नीति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ताकि चीन का आर्थिक विकास हो सके और उसका आधुनिकीकरण हो सके। तो इस प्रकार वर्तमान में उदारीकरण, भूमंडलीकरण के दौर में चीन की अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के विचार को भी अपनाया गया है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया गया। हालांकि आज भी अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण है, लेकिन उसमें खुलापन लाते हुए थोड़ा उसको आधुनिकीकरण की ओर उन्मुख किया गया है। 11वीं विशेषता है राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता है, लेकिन वास्तव में व्यवहार में एक दलीय प्रणाली है। वहाँ पर सैद्धांतिक रूप से हम देखें बच्चों तो चीन के संविधान में राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता है और वहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक स्थिति को देखें चीन में, तो वहाँ पर एकमात्र दल साम्यवादी दल का प्रभुत्व है। चीन की समस्त राजनीति पर, शासन व्यवस्था पर साम्यवादी दल का एकमात्र अधिकार और प्रभुत्व है। चीन में जनता के नेतृत्व की धुरी ही एकमात्र साम्यवादी दल को माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो साम्यवादी दल जो है चीन में सर्वे सर्वा है। चीन की समस्त राजनीति पर उसी का एकमात्र अधिकार है। अन्य दलों को सत्ता पर या राजनीतिक व्यवस्था पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। 12वीं विशेषता केंद्रीय सैनिक आयोग। अब हम देखें कि नए संविधान में एक नई प्रकार की संस्था की वहाँ पर स्थापना की गई है, जिसको केंद्रीय सैनिक आयोग कहा गया है। इस प्रकार की संस्था वहाँ पर नहीं है। ये जो आयोग है वो देश की सेना को निर्देश देने वाला सर्वोच्च आयोग है। इस आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं और इसकी ये जो आयोग है ये राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जो कि वहाँ की व्यवस्थापिका है और वहाँ की स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि चीन का जो नया संविधान है वो उसमें सेना को काफ़ी महत्व दिया गया वहाँ की राजनीति में। और केंद्रीय सैनिक आयोग जिसका जो सभापति है वो भी साम्यवादी दल का बहुत महत्वपूर्ण नेता होता है या बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति उस आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होता है। तो इस प्रकार हम देखें तो वहाँ की राजनीति में सेना का जो महत्वपूर्ण स्थान है वो जो है वो सिद्ध है। 13वीं विशेषता है राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना। नए संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई है, जबकि 1978 के संविधान में हमने देखा कि वहाँ पद को समाप्त कर दिया गया था। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर यह देखें कि राष्ट्रपति पद पर भी वही व्यक्ति निर्वाचित होता है जो साम्यवादी दल का सर्वे सर्वा होता है या केंद्रीय समिति का सर्वे सर्वा जो व्यक्ति होता है वही राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति कई प्रकार के औपचारिक कार्य करता है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, विदेशों राजदूतों की नियुक्ति करना। इस तरह के राष्ट्रपति का कार्यकाल भी जनवादी कांग्रेस के कार्यकाल की तरह 5 साल का होता है। लेकिन इस प्रकार हम देखें तो इस संविधान के अंतर्गत जो सेना और साम्यवादी पार्टी और नागरिकों के बीच जो एक समन्वय स्थापित करने का जो प्रयास किया गया था, उसमें राष्ट्रपति पद को जो है वो सर्वे सर्वा बनाया गया है। और राष्ट्रपति, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो साम्यवादी दल का जो सर्वे सर्वा है या उसका जो महासचिव होता है वही महाराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होता है। 14वीं विशेषता विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख। नए संविधान में
चीन की विदेश नीति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि चीन जो है वो दुनिया से विश्व के देशों से संबंध रखेगा, जिसमें कि वो पंचशील के सिद्धांतों का पालन करेगा, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध करेगा और विकासशील देशों की स्वतंत्रता का भी समर्थन करेगा। तो इस प्रकार हम देखें तो चीन की जो विदेश नीति है, जिसमें वो कहता है कि वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति पर चलता है, लेकिन हम देखें तो चीन अपने राष्ट्रीय हितों के लिए इन विदेश नीति के इन सिद्धांतों का जो पालन है वो एक औपचारिक या दिखावे के रूप में है उसके लिए, ताकि चीन की जो व्यवस्था है वो विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीतियों पर ही चलती है। 15वीं विशेषता है न्यायपालिका की अधीन स्थिति। चीन में हम देखें तो बच्चों न्यायपालिका की जो स्थिति है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। वहाँ की न्यायपालिका पर वहाँ की सरकार का, वहाँ के साम्यवादी दल का नियंत्रण है। न्यायपालिका प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग मात्र है। न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करना या संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करना या उन कानूनों की जांच का अधिकार या नागरिकों के अधिकारों की जांच का अधिकार न्यायपालिका के पास नहीं है। वहाँ पर सर्वोच्च जनवादी न्यायालय जो है, वहाँ की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, उसको राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, वहाँ की जो संसद है उसके प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। वहाँ पर न्यायिक व्यवस्था में प्रोक्यूरेटर्स की व्यवस्था की गई है और एक प्रकार से हम देखें तो वहाँ एक प्रकार का केंद्रीकृत न्यायिक संगठन है, जिसमें ऊपर की न्यायिक संस्था नीचे की न्यायिक संस्थाओं पर नियंत्रण रखते हुए कार्य करती है। तो इस प्रकार हम देखें तो वहाँ पर न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करती है। तो इस प्रकार हम देखें कि साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत चीन के संविधान में जो शासन व्यवस्था है, जो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है, व्यवहार में जो उसमें वर्णित की गई है वैसा व्यवहार में नहीं है। चीन की राजनीतिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था वास्तव में वैसी नहीं है। चीन में वैसा ही होता है, वहाँ पर संविधान एक दिखावा मात्र है। वहाँ पर वैसा ही होता है जैसा साम्यवादी दल चाहता है या उसके नेता संचालित करते हैं वहाँ की व्यवस्था को। तो इस प्रकार व्यवहार में चीन की राजनीतिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की सर्वसत्ता होती है। एक व्यक्ति वह जो राष्ट्रपति है, जो साम्यवादी दल का सर्वेसर्वा है, उसी की सत्ता संचालित होती है और वही केंद्रीय सैनिक आयोग का अध्यक्ष भी वही सर्वेसर्वा होता है। तो इस प्रकार चीन की राजनीतिक व्यवस्था में जो है वो एक तरह का नया एक तानाशाही है, जो एक तानाशाही व्यवस्था वहाँ पर चलती है। आर्थिक क्षेत्र में चीन आधुनिकीकरण की और सुधारवाद की ओर आगे चल रहा है, जिसमें चीन ने काफ़ी सफलता भी प्राप्त की है और चीन का विकास भी हुआ है। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था में चीन कहाँ जाएगा, इसको आगे क्या उसकी दिशा होगी, यह अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि चीन किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था की ओर उन्मुख हो रहा है। हालांकि चीन में लोकतंत्र का या लोकतांत्रिक संस्थाओं का महत्व केवल कागज पर ही सीमित है। धन्यवाद।